हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 20 अक्टूबर के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस हम सेलेक्टेड ही लेते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना भी 90% तक होती है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट 10 से 15 दिन आप हमारी इस क्लास को करके देखें। इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में डेफिनेटली देखेंगे। करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो बढ़ता जाएगा, साथ ही आपकी नॉलेज जो है वो करंट अफेयर्स के मामले में इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, हमारी इस सेशन की खासियत क्या होती है, ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का बेस्ट तरीका जो है वो रिवीजन होता है, इसलिए हम रिवीजन को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और हर सेशन में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें रिवाइज भी करते हैं। ओके, तो विद दिस नोट चलिए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जो भी पढ़ा है उसको यहाँ पर हम एक बार सरसरी निगाह से रिवाइज करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन हमने देखा था, कल यानी कि सैटरडे की बात हो रही है क्योंकि संडे वाले दिन जो है वो हमारा रिवीजन डे होता है। उस दिन हम लोग रिवीजन पे ध्यान देते हैं, यानी हमने टॉप 72 MCQs को यहाँ पे डिस्कस करते हैं एज अ रिवीजन। तो ये जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, ये हमने सैटरडे को किए हैं। तो सैटरडे का पहला क्वेश्चन था, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। कहाँ पर इस साल हुई है, तो विशाखापट्टनम में। ये इसका 5वां संस्करण था। इंडिया की तरफ से कौन सी जहाज गई थी पार्टिसिपेट करने, INS कावेरी। ठीक है, अक्टूबर 2025 में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया, तो ये है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, विशाखापट्टनम में। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में से कौन सा स्थान मिला है, तो हम इसमें 102 पोजीशन पे थे। इसके ये रिपोर्ट जारी करता है, इनको आप देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हमने कब मनाया, तो 17 अक्टूबर को। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है, सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना और परिवारों के लिए सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करना। ओके, रिकॉर्ड 23वीं बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 किसने जीत ली है, तो मणिपुर ने। किसको हराकर जीती है, पश्चिम बंगाल को। याद रखिएगा ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, छत्तीसगढ़ में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया, तो ये है हमारा प्यारा भारत। अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इनरोकन आयोजित हुआ है, तो ये हमने एक्सरसाइज कंडक्ट करी है दक्षिण कोरिया के साथ। और यहाँ पर आयोजन स्थल क्या है, दक्षिण कोरिया के बसान नौसैनिक बंदरगाह पर ये इवेंट हुआ। इंडिया की तरफ से कौन सी जहाज गई थी पार्टिसिपेट करने, INS सह्याद्री। अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी है, फिलहाल 22,446 हाथियों की संख्या है। और ये जो वैल्यू है ये 18% कम है अगर हम 2017 से कंपेयर करें तो। ठीक है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ये हैं लियोनेल मेसी। और इनके पास अब 60 असिस्ट हो गए हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है नेमार जूनियर का, जो कि ब्राजील के प्लेयर हैं। ठीक है, अक्टूबर 2025 में गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, यह है मसाकी काशिवारा। ये जापान को बिलोंग करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये हैं अनिल चौहान, जो कि हमारे करंट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अक्टूबर 2025 में वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 किसने जारी करी, इसको जारी करी है भारत के महापंजीयक ने। और सबसे कम लैंगिक अनुपात आया है झारखंड, बिहार और तेलंगाना से। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे सैटरडे वाले। और अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा वो वाला लेक्चर जरूर रेफर करिएगा, उसमें हमने बहुत डेप्थ में हर क्वेश्चन को समझा था। चलिए अब आज की क्लास हम अपनी शुरू कर लेते हैं। और फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, SSC CGL CHSL MTS SSC CPO GD या कांस्टेबल UPSC CDS NDA, आप ये सारे एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। और एटलीस्ट 10 से 15 दिन आप इसको ट्रायल दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलने से ज़्यादा एक्शंस पे यकीन रखते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी सितंबर मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी लॉन्च हो चुकी है हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। इसी वेबसाइट पर आपको ये जनवरी से अगस्त तक की करंट अफेयर्स का ई बुक भी मिल जाएगा, जिसमें पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स डिटेल में दिए गए हैं। ठीक है,
ये हमारा एक सैम्पल है छोटा सा सितंबर मंथ की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया गया है, हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? गुजरात के नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, हर्ष सांघवी। ठीक है, तो हर्ष सांघवी को गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और इन्होंने अपने नए मंत्रिमंडल गठन और फेरबदल के दौरान ये घोषणा करी है। संवैधानिक स्थिति यानी उप मुख्यमंत्री का जो पोजीशन है वो क्या है? ये पद जो है ये एक गैर संवैधानिक पद है। ठीक है, ओरिजिनली यानी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया था, बाद में इस पोजीशन को इंक्लूड किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात विधानसभा की क्षमता कितनी है? 182। आचार्य देवव्रत के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? ये हाल ही में बन गए हैं गवर्नर महाराष्ट्र स्टेट के लिए। ठीक है, क्यों बने हैं? क्योंकि इन्होंने सीपी राधाकृष्णन को रिप्लेस किया है। सीपी राधाकृष्णन ने अपना पोजीशन क्यों छोड़ा था? क्योंकि सीपी राधाकृष्णन अब बन गए हैं हमारे 15 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। और इसी के साथ 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? ये थे जगदीप धनकर और इनको रिप्लेस कर दिया है सीपी राधाकृष्णन ने। ठीक है, जो इलेक्शन हुआ था उसमें सीपी राधाकृष्णन के अपोजिशन में कौन खड़े थे? ये थे बी सुदर्शन रेड्डी और इनको हराया था सीपी राधाकृष्णन ने। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आप इस तरह से रिलेट करके ज़रूर याद रखिएगा। इसी वजह से गवर्नर की जो पोजीशन है महाराष्ट्र स्टेट में वो खाली हो गई और इसको फुलफिल किया है आचार्य देवव्रत ने। ओके, चलिए हम कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2025 की। भारत के नए उपसेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं राजकुमार अरोड़ा। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नए CEO बनाए गए हैं रजित पुन्हानी। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं सोनाली मिश्रा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बने हैं मिस्टर पराग जैन। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं मिस्टर अजय सिंह। भारत की नई महालेखा नियंत्रक हैं TCA कल्याणी और ये 29 नंबर की हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक हैं डॉक्टर A राजराजन। क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष हैं S राधा चौहान। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं 2025 की। यहाँ पर आप इनको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियों का, 2025 में जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसमें हमने सारी की सारी चर्चा करी है, तो आप इसके लिए हमारे वीडियो को रेफर करिए जो करंट अफेयर्स बाय रवि पे मौजूद है। ठीक है, अगला प्रश्न है आज का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये 5th एडिशन है जिसको कि होस्ट करेगा राजस्थान स्टेट। तो ये 5वां संस्करण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। 4 से लेकर 5 नवंबर तक होगा। राजस्थान के 7 शहरों में ये ऑर्गेनाइज किया गया। कौन कौन से शहर हैं ये? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। प्रतियोगिता 23 पदक खेलों में और 1 प्रदर्शन खेल यानी खो खो में आयोजित की जाएगी। 2025 में पहली बार KIUG कार्यक्रम में बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग और साइकिलिंग को शामिल किया जा रहा है। ये सारे नए गेम्स हैं जो पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल हो रहे हैं, तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां एडिशन राजस्थान जो स्टेट है वो होस्ट करेगा। एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है, ये अलग है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस साल के हो चुके हैं। 4 से लेकर 15 मई तक हुए थे और कहाँ पर हुए थे? तो इंडिया के बिहार स्टेट में हुए था। इसकी जो पदक तालिका थी उसमें टॉप स्टेट कौन सा था? वो था महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न है हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनरिच IMD सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स हाल ही में रिलीज हो गया है और इसमें हमारी पोजीशन जो है वो 23 है। ठीक है, तो भारत 33.2 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रहा है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 3 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से 30 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है। कौन कौन से स्तंभ हैं ये? तो आर्थिक स्तंभ, सामाजिक स्तंभ और पर्यावरण स्तंभ। ये सूचकांक हर 2 वर्षों में प्रकाशित होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से थे? यूनाइटेड किंगडम पहले स्थान पे रहा, दूसरे पे था न्यूजीलैंड और तीसरे पे था ऑस्ट्रेलिया। स्कोर याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक जो है ये हेनरिच फाउंडेशन और IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ये इसके जारीकर्ता हैं। ठीक है, तो इसमें टॉप 3 देश हैं UK, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की रैंक है 23। अगले प्रश्न पे चलेंगे। विश्व सांख्यिकी दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया है? तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हमने मनाया है इस साल 20 अक्टूबर को
और पूरे विश्व में असल में 20 अक्टूबर को ही मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। ये दिवस प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इसे पहली बार 20 अक्टूबर 2010 में हमने मनाया और दूसरी बार हमने मनाया होगा 2015 में, फिर 2020 में और फाइनली हम 2025 में मना रहे हैं इसको। तो चौथा विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ष 2025 में हमने मनाया और भारत का सांख्यिकी दिवस जो नेशनल लेवल पे हम मनाते हैं वो 29 जून को होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग डेज हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अगर हम नेशनल लेवल पे स्टैटिस्टिक्स डे की बात करेंगे तो वो 29 जून को होता है और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे होता है 20 अक्टूबर को। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? सभी के लिए गुणवत्ता सांख्यिकी और डेटा के साथ परिवर्तन लाना। ठीक है, ऑप्शन में है 18, 19 और 17। 18 और 19 को तो कोई खास डे नहीं होता, लेकिन अक्टूबर 17 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी। पावर्टी को किस तरह से हम दूर करें, इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। और अगर पीछे चलें 16 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, इसी तरह से हम 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक है, और सिमिलरली हम 14 में आएंगे तो 14 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। इस तरह से आप जो है डेज को ज़रूर याद रखा करिए। डेज एंड थीम्स से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि मॉडल को FAO से वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है? तो कौन सा इंडियन स्टेट का सस्टेनेबल एक्वाकल्चर है इन मैंग्रोव इकोसिस्टम मॉडल, जिसने कि रिसीव किया है ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन फ्रॉम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का जो SAIM मॉडल है, इसको संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन से वैश्विक तकनीकी मान्यता प्राप्त हो गई है। ये मॉडल जो है वो न्यूज़ द्वारा विकसित किया गया, यानी नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा। ये मॉडल जो है ये झींगा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ मैंग्रोव संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। ये सम्मान 15 अक्टूबर को दिया गया FAO की 80वीं वर्षगांठ के दौरान, और कहाँ पर दिया गया? वर्ल्ड फूड फोरम के अवसर पर रोम, इटली में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, वेस्ट बंगाल। चलिए हम थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का राज्य दर्शन भी कर लेते हैं इसी के साथ। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, यानी इंडिपेंडेंस के बाद। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल यहाँ पे हैं CV आनंद बोस। लोकसभा की 42 सीटें हैं इसमें, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की बात करेंगे तो ये है 294, यहाँ पिक्चर से कट गया है। ठीक है, पड़ोसी राज्य इसके कौन कौन से हैं? सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और इसके साथ असम यहाँ पर हाइड हो गया है। पड़ोसी देश है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राज्य पशु है फिशिंग कैट, राज्य पक्षी है श्वेतकंठ कौड़िल्ला और राज्य वृक्ष है चेटियन पेड़। राजकीय पुष्प है यहाँ पे हरसिंगार। लोक नृत्य कौन कौन से हैं यहाँ के फेमस? झऊ, गंभीरा, कीर्तन, बाउल, संथाल और लाठी नृत्य। महोत्सव कौन कौन से यहाँ मनाए जाते हैं? नबन्ना, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गंगा सागर मेला और पोइला बैसाख, जो कि बंगाली का नव वर्ष है। ठीक है, पौष परबोन उत्सव भी वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वेस्ट बंगाल के। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत ने समुद्री तेल रिसाव सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रशियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं? तो कौन सी कंट्री को इंडिया ने प्रशियन ब्लू कैप्सूल्स गिफ्ट किए हैं ताकि वो अपने मैरिन ऑयल स्पिल सीजियम 137 के कंटेमिनेशन से कॉम्बैट कर सकें? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, इंडोनेशिया। तो भारत ने सीजियम 137 संदूषण के प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए इंडोनेशिया देश को महत्वपूर्ण प्रशियन ब्लू कैप्सूल की खेप भेज दी है। प्रेषक हैं भारत, यानी विदेश मंत्रालय और जकार्ता में भारतीय दूतावास के माध्यम से गया प्राप्त करता है इंडोनेशिया। कारण क्या है? इंडोनेशिया में सीजियम 137 रेडियोधर्मी संदूषण का पता चला था, खासकर खाद्य निर्यात उत्पादों में। ठीक है, इस दवा का उद्देश्य क्या है? प्रशियन ब्लू कैप्सूल आंतरिक रेडियोधर्मी संदूषण, विशेष रूप से सीजियम 137 और थैलियम से होने वाले जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि ये कैप्सूल्स जो हैं ये सीजियम 137 के कंटामिनेशन को रोकने के लिए हैं और हमने हाल ही में ये गिफ्ट किए हैं इंडोनेशिया देश को। ठीक है, हाल ही में हमने इंडोनेशिया के साथ एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है और इसका नाम है समुद्र शक्ति। ये भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है, इसको याद रखिएगा कि समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज हमने इंडोनेशिया के साथ हाल ही में कंडक्ट की है। और कहाँ पे की है? तो विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने सितंबर 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? ICC ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए बनाया है अभिषेक शर्मा को। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सितंबर 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को चुना है। और महिला श्रेणी में बात करेंगे तो भारत की उप कप्तान है स्मृति मंधाना। इनको सितंबर 2025 की ICC महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है,
तो सितंबर मंथ में दोनों ही जो प्लेयर्स हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए वो इंडिया से हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगस्त मंथ के लिए, तो अगस्त मंथ में जो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब होता है वो दिया गया था मोहम्मद सिराज को, और ये इंडिया की तरफ से हैं। और जो वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ होती हैं ये अवार्ड दिया गया था ऑर्ला प्रेंडरगास्ट को, ठीक है। ये एक आयरिश प्लेयर हैं। तो ये जो है अगस्त मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ थे। अगला प्रश्न है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश यानी पीरियड लीव शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये पहला राज्य है कर्नाटका, जिसने डिसाइड किया है कि वो अब मेंस्ट्रुअल लीव देंगे वुमेन एम्प्लॉयज़ को, ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी। तो कर्नाटका की सरकार ने अक्टूबर 2025 में मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 की मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत कर्नाटक राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को प्रतिमाह 1 दिन का सशुल्क अवकाश मिलेगा, यानी साल में कुल 12 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी। ये नीति सरकारी विभागों, निजी उद्योगों, आईटी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और गारमेंट इकाइयों में काम करने वाली महिलाओं पर लागू होती है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है कि ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो वुमेन हमारी काम कर रही हैं उनको 1 दिन का अवकाश मिलेगा पूरे महीने में, ठीक है। कर्नाटका और किस वजह से न्यूज़ में आया था? याद रखिएगा, इंडिया का जो पहला फुली सोलर पावर्ड जू है, यानी ऐसा चिड़ियाघर जो पूरे तरीके से सौर ऊर्जा से चलेगा, वो कर्नाटका में स्टैब्लिश किया जाएगा, कर्नाटका के बेंगलुरु में, ठीक है। और इसका नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम है बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर जिनको की अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कमेटी ऑन ट्रांसजेंडर राइट्स में, ये हैं अक्के पद्माशली, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अक्कई पद्मशाली कर्नाटका की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गई हैं जो ट्रांसजेंडर अधिकारियों के लिए सम्मान अवसर नीति पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति में शामिल होंगी। इस समिति की अध्यक्षता जो है वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश आशा मेनन करेंगी, ठीक है। ट्रांसजेंडर के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सामने आया था इसी साल। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इन्होंने हाल ही में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसका वेन्यू आपसे पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में, सितंबर मंथ में इसी साल, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन ट्रांसजेंडर राइट्स, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो NHRC ने। कहाँ पर किया था? तो नई दिल्ली में, ओके। अगला प्रश्न है कि शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की मेज़बानी के लिए प्रस्तावित शहर के रूप में चुना गया है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2030 के लिए अहमदाबाद को चूज किया गया है एज द प्रपोज्ड सिटी। तो गुजरात के अहमदाबाद को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए प्रस्तावित शहर के रूप में चुन लिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के प्रस्तावित मेज़बान के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश करी है, और अंतिम फैसला जो है वो 26 नवंबर को ग्लासगो में घोषित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि अहमदाबाद ही रहेगा, ये अभी सिर्फ नाम जो है वो प्रपोज किया गया है, इंडिया की तरफ से भेजा गया है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और किस चीज़ को होस्ट करने वाला है अगले साल? इंडिया जो है वो ब्रिक्स की मेज़बानी करेगा 2026 में। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। और इस साल अगर हम 2025 में बात करेंगे तो 2025 में ब्रिक्स के लिए कौन सा देश है जो मेज़बान है? तो ये है ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्राज़ील से प्रेसिडेंसी इंडिया के पास जाएगी 2026 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी आईरी 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एशिया के सबसे बड़े रेलवे एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन कर दिया है नई दिल्ली में, और इस एग्जीबिशन का नाम है आईरी 2025। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत मंडपम नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया। ये एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी मानी जाती है, जिसमें 15 से अधिक देशों के 450 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया है, ठीक है। प्रदर्शनी में रेलवे की ऐतिहासिक उपलब्धियां बताई गई हैं, क्या क्या देखते हैं। अब तक लगभग 35,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई जा चुकी हैं, 46,000 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा चुका है, ठीक है। तो ये जो एशिया की सबसे बड़ी रेलवे एग्जीबिशन है, इसका नाम है आईरी, और ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? नई दिल्ली में। आज का आखिरी प्रश्न है आपके लिए, हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO कौन बनेंगे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि पहली बार हुंडई इंडिया में कोई भारतीय हैं जो MD और CEO बन रहे हैं, और इनका नाम है तरुण गर्ग, बी ऑप्शन, ठीक है।
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने तरुण गर्ग को नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर लिया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो ये दक्षिण कोरियाई ऑटोमोबाइल निर्माता हुंडई मोटर कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 1996 को। इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुड़गांव में। ठीक है, ये कॉर्पोरेट कार्यालय है और साथ ही पंजीकृत कार्यालय इनका है तमिलनाडु के कांचीपुरम में। तो याद रखिएगा कि हुंडई मोटर्स में पहली बार एक भारतीय एमडी और सीईओ बन रहे हैं और इनका नाम है तरुण गर्ग। ठीक है, इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी कुछ नियुक्तियां हैं जो इस साल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रही। ये करंट अफेयर्स के सेक्शन में पूछी जा सकती हैं। पहला यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई हैं सोनाली सेन गुप्ता। इनके बारे में हमने रिवाइज किया है बहुत बार। और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है शिरीष चंद्र मुर्मू का। ठीक है, ये नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ये 2 इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, इनको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जिसमें हम आपको 3 क्वेश्चंस देते हैं सॉल्व करने के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। दूसरा प्रश्न है विश्व सांख्यिकी दिवस हमने कब मनाया। और तीसरा प्रश्न है कि शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की मेज़बानी के लिए प्रस्तावित शहर के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आई होगी और अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और स्टिल अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट्स में जाकर लिख सकते हैं। हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।